बिहार की राजनीति पर इस समय पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि आखिर नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। खैर, लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी जरूर ये बात समझ चुकी है कि नीतीश कुमार अब मानने को किसी भी कीमत पर राजी नहीं है। नीतीश कुमार ने बीजेपी आलाकमान को ये मैसेज पहुंचा दिया है कि वो सीएम पद से नीचे किसी भी बात पर अब मानेंगे ही नहीं। अगर सीएम पद उन्हें नहीं दिया जाएगा तो वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। और यही वजह रही कि अमित शाह जब पटना दौरे पर आने वाले थे तो नीतीश कुमार की तरफ से जब मिलने से इनकार कर दिया गया अमित शाह से, तो अमित शाह ने अपना पटना दौरा ही रद्द कर दिया कि ना वो पटना जाएंगे, ना उनसे कोई सवाल किया जाएगा और ना ही उन्हें कोई जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इस सब के अलावा पिछले कुछ दिनों में जो तेजी से घटनाक्रम बदलता दिखाई दिया और खासकर एक दिन में कुछ दो चीजें ऐसी हुई जिसने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी। पहला ये कि नीतीश कुमार राज्यपाल से अचानक ही मिलने पहुंच जाते हैं, पूरा काफिला उनका मिलने पहुंचता है, लेकिन उस काफिले में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम नहीं होते हैं। ये अपने आप में बीजेपी के लिए बेहद चौंकाने वाली और झटका देने वाली खबर थी। इसके बाद शाम को खबर आती है कि पशुपति पारस, जो एनडीए के ही सहयोगी हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार और लालू यादव को दही चूड़ा भोज जो वो 15 तारीख को करने वाले हैं उसका न्योता भेज दिया है। और इस न्योते में एक नाम और शामिल है और वो है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का। और इसके अलावा जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि लालू और नीतीश दोनों की तरफ से इस न्योते को स्वीकार भी कर लिया गया है। और जैसे ही ये खबर आई बीजेपी खेमे में खलबली मच गई और जब बीजेपी खेमे में खलबली मची तो ईडी को एक्टिव कर दिया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विपक्ष हमेशा ही आरोप लगाता है कि बीजेपी जब कुछ नहीं कर पाती है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, उन्हें एक्टिव करती है, और ऐसा ही इस वक्त बिहार में देखने को मिला है। तो आखिर क्यों पशुपति पारस के एक न्योते ने बचा दी बीजेपी खेमे में खलबली और अचानक ही बिहार में क्यों एक्टिव हो गई केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, और किसके घर पर पड़ा छापा, क्या है पूरी सियासत, इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार के सियासत में इस समय गहमा गहमी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की लगातार चर्चाएं चल रही हैं और इस बीच जैसे ये खबर सामने आई कि नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात होने वाली है, वैसे ही बिहार में ईडी की एंट्री हो गई है। अब राजनीति के जानकार ईडी की इस एंट्री को बीजेपी की बौखलाहट से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल ईडी ने आरजेडी विधायक के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी की इस कार्रवाई को बीजेपी का डर भी बताया जा रहा है, क्योंकि हर कोई कहता है कि जब बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं रहता है, जब बीजेपी डरती है तो ईडी को भेज दिया जाता है। और ये भी आरोप लगते हैं केंद्र सरकार पर कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती है, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, विपक्ष को डराने के लिए ईडी और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वो नीतीश को डराने की कोशिश कर रही है। ऐसा करके नीतीश को यह संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी आलाकमान ने कि अभी ये ईडी आरजेडी नेताओं के घर पहुंच रही है, लेकिन अगर आपने आरजेडी से हाथ मिलाया तो ये ईडी आपके घर या आपके करीबियों के घर भी पहुंच सकती है। अब इस तरह के दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसे समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा, जब चिराग पासवान के करीबियों के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई थी। बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, आप सभी जानते हैं। 15 जनवरी को लालू और नीतीश की मुलाकात अब तय बताई जा रही है, जिस तरह से पशुपति पारस ने जब उन्हें न्योता भेजा और यह माना जा रहा है कि न्योता दोनों ही स्वीकार करेंगे। और इसके साथ ही चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि बीजेपी के खिलाफ एक खेमा तैयार हो रहा है। आप जानते हैं पशुपति पारस भी नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे हैं, और पशुपति पारस की नाराजगी को लोकसभा चुनाव में जो उनके साथ किया था बीजेपी ने, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा हो रहा था, उस समय बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को तरजीह दी गई थी। जिन जिन सीट्स पर उन्होंने दावा ठोका था, सीट्स उन्हें दे दी गई थी और पशुपति पारस को नहीं मिली थी। इसके बाद तब भी खबर चली थी कि पशुपति पारस अब एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन उस वक्त एनडीए यानी कह सकते हैं कि बीजेपी पशुपति पारस को मनाने में कामयाब हुई थी और उस वक्त पशुपति पारस ने अपने कहीं भी जाने की अटकलों को खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस साल के आखिर में चुनाव होंगे, तो उससे पहले पशुपति पारस अब खेमेबाजी में लग गए हैं और दही चूड़ा भोज का न्योता देकर पशुपति पारस ने संकेत दे दिए हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ एक अलग
खेमा बना रहे हैं और इसमें उनको साथ लालू यादव का और नीतीश कुमार का मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश और लालू दोनों से ही पशुपति पारस के अच्छे संबंध हैं। दावा किया जाता है कि जब पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच दूरियां बढ़ रही थी, जब उनकी पार्टी टूट रही थी, तो उस समय नीतीश कुमार ने खुलकर पशुपति पारस का समर्थन किया। ऐसे में जब पशुपति पारस ने नीतीश कुमार और लालू यादव को दही चूड़ा भोज के आयोजन का न्योता भेजा तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई और इसीलिए इस मुलाकात से पहले ही बिहार में ईडी की एंट्री करवा दी गई है। बता दें कि लालू यादव के बेहद करीबी हैं आरजेडी विधायक आलोक मेहता। उनके घर और दफ्तर सहित उनसे जुड़े 1.5 दर्जन से ज्यादा जगहों पर ईडी का छापा मारा गया है। ये छापे बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी और दिल्ली में मारे गए हैं। पूरा मामला वैशाली कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित बताया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आलोक मेहता की जो गिनती है वो आरजेडी के कद्दावर नेताओं में होती है। वो आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं और बिहार में जब भी महागठबंधन की सरकार बनी है तब आलोक मेहता मंत्री बने हैं। इसके अलावा वो पार्टी में भी कई अहम पदों को संभाल चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि लालू और नीतीश कुमार के बीच जो ये मुलाकात होने वाली है, इसकी खबर से बीजेपी इतना क्यों घबरा गई है और इसीलिए घबराहट में, बौखलाहट में बीजेपी ने ईडी को एक्टिव कर दिया है, या कहें मोदी सरकार ने ईडी को एक्टिव कर दिया है, जिससे नीतीश कुमार को यह मैसेज पहुंचा दिया जाए कि अगर आप महागठबंधन में शामिल होते हैं, आरजेडी के साथ हाथ मिलाते हैं, तो हमारे पास आपको और आपके करीबियों को घेरने का पूरा प्लान तैयार है। अब इस पूरे मामले को चिराग पासवान से जोड़कर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब ये खबर आई थी कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, तो उसके अगले ही दिन चिराग के बेहद करीबी माने जाने वाले हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े थे। अब सवाल ये उठता है कि आरजेडी नेता के घर पर ईडी पहुंचने से नीतीश को डराने का कनेक्शन क्यों जोड़ा जा रहा है? कैसे ये कहा जा रहा है, क्यों ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ऐसा करके बीजेपी ने नीतीश को डराने की कोशिश की है? तो आपको बता दें कि इससे पहले जब चिराग पासवान के सुर कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे थे, जब वो बीजेपी आलाकमान के बयानों से अलग बयान दे रहे थे, जब वो केंद्र सरकार के फैसलों का विरोध करते दिखाई दे रहे थे, चाहे वो आरक्षण का मामला रहा हो, या फिर वो लेटरल एंट्री का मुद्दा रहा हो, या जातिगत जनगणना का मुद्दा रहा हो, या वक्फ बिल का मुद्दा रहा हो, इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान के सुर बीजेपी और एनडीए सरकार के सुर से अलग दिखाई दे रहे थे। इन सब के अलावा चिराग पासवान जब तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच गए थे, तो उसके अगले ही दिन उनके जो बेहद करीबी माने जाते हैं हुलास पांडे, उनके ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े थे। हुलास पांडे के ठिकानों पर जब छापे पड़े तो इसका असर ये हुआ, चिराग के बयान जो बीजेपी के खिलाफ लगातार जाते दिखाई दे रहे थे, अचानक से ही वो फिर से मोदी भक्त बन गए। यही नहीं, उन्होंने जो अभी अमित शाह का बयान आया था उसमें सुर मिलाते हुए भी नजर आए। जैसे कि अभी ताजा बयान जो उनका आया है, जिसमें उन्होंने सारी बातें की हैं कि एनडीए कैसे जीतेगा, एनडीए की रणनीति क्या है, एनडीए कितनी सीट्स पर चुनाव लड़ेगा और एनडीए कितनी सीट्स जीतने की योजना बना रहा है, या एनडीए कितनी सीट्स पर जीतेगा। उन्होंने तमाम बातें की, लेकिन एनडीए का सीएम फेस कौन होगा इस पर वो कुछ भी नहीं बोले। क्या कुछ कहा था चिराग ने, पहले सुन लेते हैं। देखिए, जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं और जो लोग भी ये मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी प्रकार की टूट हो या किसी तरीके से एनडीए का कोई भी घटक दल टूटकर विपक्षी गठबंधन की तरफ जाए, ये नहीं होने वाला। एक बात तय है कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के पांचों घटक दल एक साथ पूरी मजबूती से न सिर्फ हम लोग वो चुनाव लड़ेंगे, बल्कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनने जा रही है। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब चिराग पासवान के सुर बेहद बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नरम दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार अब ये बता रहे हैं कि वो अभी भी बीजेपी के साथ ही हैं।
यही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अब चिराग पासवान बीजेपी आलाकमान के इशारे पर फैसले ले रहे हैं, उनके इशारों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अभी प्रगति यात्रा जो नीतीश कुमार निकाल रहे हैं उसको लेकर जब वो चिराग के संसदीय क्षेत्र में पहुंचे और वहां उन्होंने एक बैठक बुलाई जहां पर तीनों सांसदों को आना था, लेकिन उन बैठक से तीनों ही सांसदों ने दूरी बना ली। उसमें से एक सांसद चिराग पासवान खुद थे, दूसरे लोजपा के ही दूसरे सांसद वीणा सिंह थे और तीसरे थे नित्यानंद राय जो बीजेपी के सांसद हैं। तो इससे यह साफ मैसेज है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान ने चिराग को समझा दिया है कि नीतीश को किनारे लगाना है, और यही बात उनके इस बयान में भी देखने को मिली जब वो इस सवाल से कन्नी काटते हुए दिखाई दिए। तो यहां पर साफ है कि चिराग पासवान के करीबी के घर पर ईडी को भेजकर बीजेपी ने उनके जो तल्ख तेवर थे उन्हें नरम कर दिया। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि आलोक मेहता के ठिकानों पर पड़े छापे सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को केंद्र का बड़ा मैसेज माना जा रहा है। वैसे नीतीश कुमार अभी तक तो यही कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कब क्या करेंगे ये उनके करीबी भी नहीं जानते हैं। पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और ये बात बीजेपी आलाकमान समझ चुका है और इसीलिए उसने अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक्टिव कर दिया है। अब देखना यह होगा कि नीतीश पर भी चिराग पासवान की तरह इन छापेमारियों का कुछ असर पड़ता है या 15 जनवरी को कोई बड़ा खेल हो जाता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।